अध्याय 1681 कीर्ति को सबक सिखाना। 2। कीर्ति वास्तव में मजेदार थी। वो अपने प्यारे व्यवहार से आर्यन को हंसाने और प्रसन्न करने में सक्षम थी। शर्म की बात है कि वो अभी भी थोड़ी छोटी है। आर्यन को पछतावा हुआ कि कीर्ति अभी भी थोड़ी छोटी थी, अन्यथा ये असंभव होता। युवा मास्टर, आप रुक क्यों गए? क्या कीर्ति आपके योग्य नहीं है? कीर्ति ने आर्यन से कहा। ऐसा नहीं है। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। उसका कीर्ति के प्रति ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर क्या बात है? कीर्ति ने आर्यन से पूछा। वो आर्यन का कारण जानना चाहती थी। तुम अभी छोटी हो, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, आर्यन ने कीर्ति से कहा। पू पू पू। कीर्ति ने अपने गाल फुला लिए। वो आर्यन की बात से नाखुश दिख रही थी। आर्यन कीर्ति की इस हरकत पर फिर से मुस्कुरा दिया। कीर्ति जो कर रही थी बहुत मजेदार था। कीर्ति एक ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जो आर्यन की वजह से गुस्से में था। कीर्ति, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे चिढ़ाना किसने सिखाया? निश्चित रूप से किसी ने तुम्हें मुझे रिझाने का तरीका सिखाया होगा, आर्यन ने कीर्ति से पूछा। कीर्ति आर्यन के सवाल का जवाब देने में उलझन में लग रही थी। सच तो ये था कि कीर्ति आर्यन को ये बात नहीं बताना चाहती थी। क्या हुआ? क्या तुम अपने मास्टर को इस बारे में नहीं बताना चाहती? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। कीर्ति असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जो हो रहा था कीर्ति के लिए काफी भ्रमित करने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन से क्या कहे। अगर वो आर्यन को सच बताती तो ये निश्चित था कि सरस्वती उसे डांटेगी, लेकिन अगर उसने आर्यन को इस बारे में नहीं बताया तो आर्यन के नाराज होने की पूरी संभावना थी। कीर्ति काफी परेशानी वाली स्थिति में थी। वो जो भी चुनाव करती उसी से उसका परिणाम तय होता। जल्दी बताओ, आर्यन ने कीर्ति को तुरंत बोलने के लिए कहा, वरना आर्यन कीर्ति के साथ कुछ करेगा। मैं नहीं बता सकती। कीर्ति ने कहा कि वो नहीं बता सकती कि क्या हुआ था। ये कहना उसके लिए कठिन था। ओह, तो तुम नहीं बताना चाहती? फिर मैं तुमसे ये कहलवा के रहूंगा। चूंकि कीर्ति ने बताने से इनकार कर दिया, इसलिए अब आर्यन कीर्ति से खुद ही सच उगलवाएगा। युवा मास्टर, आप क्या करने जा रहे हैं? कीर्ति डर गई थी। आर्यन की दुष्ट मुस्कान डरावनी लग रही थी। आर्यन ने कीर्ति पर पैशन गॉडेस तकनीक का इस्तेमाल किया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो कीर्ति को एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि ये किस तरह का एहसास था, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत अजीब लग रहा था। कीर्ति को गर्मी महसूस होने लगी। उसका दिमाग भ्रमित और अनियंत्रित होने लगा। एक जबरदस्त आनंद उसके शरीर में दौड़ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हों और उसे बहुत आरामदायक एहसास करा रही हों। युवा मास्टर, ये बहुत अजीब लग रहा है, कीर्ति ने आर्यन से कहा। जब से आर्यन ने पैशन गॉडेस तकनीक का इस्तेमाल किया था, तब से उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जल्दी बताओ, वरना देखेंगे कि आगे क्या होता है, आर्यन ने कीर्ति से कहा। आर्यन ने कीर्ति से सच बताने के लिए कहा, वरना वो और भी बहुत कुछ करेगा। नहीं, ऐसा मत करो, कीर्ति ने आर्यन से विनती की। वो इस एहसास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्यन द्वारा दिए गए सुख के एहसास ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया। कीर्ति अभी भी इसे बताना नहीं चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वो इसे अपनी पूरी क्षमता से गुप्त रखना चाहती थी। तो तुम अभी भी नहीं बताना चाहती? कीर्ति को अब भी मना करते देख आर्यन को और गंभीर होना पड़ा। उसने कीर्ति के संवेदनशील स्थान पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आह! कीर्ति के मुंह से काफी तेज चीख निकली। वो आर्यन के स्पर्श मात्र से ही शिखर पर पहुंच गई थी। आरामदायक, ये बहुत आरामदायक है। कीर्ति के दिमाग में केवल यही शब्द थे। उसे आर्यन द्वारा दिया गया आरामदायक एहसास पसंद आया। ये एहसास सबसे अच्छा था। आर्यन की क्षमताओं पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। वो एक ऐसे व्यक्ति था जिसमें कई क्षमताएं थी। ऐसी मासूम महिला को इस हाल में लाना उसके लिए बहुत आसान काम था। कीर्ति का निचला हिस्सा इतना गीला हो चुका था कि वो वास्तव में एक कामुक महिला बन गई थी। कीर्ति, तुम्हारे मास्टर के रूप में मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम्हें पहले इस तरह चिढ़ाना किसने सिखाया, आर्यन ने कीर्ति से कहा। आर्यन ने कीर्ति को पूर्ण आदेश दिया। वो चाहता था कि कीर्ति सच बोले। जिसने मुझे सिखाया है वो दीदी सरस्वती हैं। कीर्ति ने अनजाने में आर्यन को सच बता दिया। मैं समझ गया, जैसा कि मैंने सोचा था। आर्यन ने अंदाजा लगा लिया था। यह निश्चित रूप से सरस्वती का ही काम था। कीर्ति आर्यन की बाहों में ढीली पड़ गई।
वो अपने संवेदनशील स्थान पर आर्यन के हमले से पूरी तरह थक चुकी थी। चूंकि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें आराम करने की अनुमति देता हूं। कीर्ति को सच बोलने की हिम्मत दिखाते देख आर्यन ने उसे आराम करने दिया। कीर्ति निढाल होकर सोफे पर लेट गई और सिमटकर सो गई। आर्यन ने कंबल लिया और कीर्ति के शरीर को ढक लिया। उसने कीर्ति को काफी गर्माहट दी। कीर्ति खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। उसके पास आर्यन जैसा देखभाल करने वाला मास्टर था। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? अवनी ने आर्यन से पूछा। मैं परिद्वार के अंदर अभ्यास करूंगा। एल्फ गांव का प्रवेश जल्द ही शुरू होना चाहिए। आर्यन ने अवनी से कहा। हाँ, ये वाकई जल्द ही होने वाला है। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने क्या आने वाला है। अवनी ने सिर हिलाया। उसने आर्यन के निर्णय का समर्थन किया। आर्यन खुद को मजबूत करने के लिए अपने समय का उपयोग कर सकता था, जिससे वो असाधारण शक्ति वाला व्यक्ति बन जाएगा। आर्यन की शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। वो पहले की तुलना में अब बहुत शक्तिशाली था। उसे सब कुछ आसानी से पार कर लेना चाहिए। आर्यन एल्फ गांव जाने और 7 रंगों वाला जीवन का फूल प्राप्त करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये मीनल और सोनम के लिए था। आर्यन परिद्वार में प्रवेश कर गया। वो खुद को सीधे प्रशिक्षित करेगा और भी मजबूत बनेगा। ऐश्वर्या अब मानसी और सुमित्रा के साथ आर्यन के यहाँ रहने लगी थी। उन्हें अश्विनी के अधीन प्रशिक्षित किया जा रहा था। चूंकि निवेदिता अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए अश्विनी इन तीनों के प्रशिक्षण की जिम्मेदार थी। अश्विनी ने ऐश्वर्या और सुमित्रा को बहुत अधिक कठिन प्रशिक्षण दिया, जिसका उद्देश्य इन दोनों महिलाओं को मजबूत बनाना था, ताकि वो आसानी से हार न माने या निराश न हो। सुमित्रा का चरित्र पहले से ही उत्कृष्ट था। वो काफी अनुभवी साधिका थी, इसलिए युद्ध में उसका चरित्र काफी दृढ़ था। दूसरी ओर ऐश्वर्या अभी भी आधुनिक दुनिया से काफी जुड़ी हुई थी। वो अभी तक साधकों की दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो पाई थी, जो काफी क्रूर थी। इसलिए अश्विनी ने ऐश्वर्या को प्रशिक्षित किया। वो चाहती थी कि ऐश्वर्या और अधिक परिपक्व हो जाए और आधुनिक दुनिया के प्रति किसी भी लगाव को छोड़ दे। गॉड रेल्म में बुनियादी नियम बहुत सरल हैं। शक्तिशाली विजयी होगा, जबकि हारने वालों को कुचल दिया जाएगा। गॉड रेल्म में यही नियम है। बहुत लोगों ने गॉड रेल्म में सबसे मजबूत बनने और सर्वोच्च शासक बनने की होड़ की है। अध्याय 1682। तुम्हें देर हो गई है। अश्विनी के प्रशिक्षण में ऐश्वर्या को एक महान साधिक बनने में सक्षम होना चाहिए। अश्विनी की सिखाने की पद्धति लगभग आर्यन के समान ही थी, इसलिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। आर्यन ने भी प्रशिक्षण में मदद की। उसने ऐश्वर्या और सुमित्रा को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकाला। समय बहुत तेजी से बीतता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बहुत जल्दी गुजर गए। आर्यन अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व था। उसका रूप और भी सुंदर होता जा रहा था। आर्यन ने परिद्वार के अंदर काफी समय बिताया था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि उसके रूप में काफी बदलाव आया था। इसके अलावा आर्यन अक्सर महिलाओं के साथ युगल साधना में समय बिताता था, जिससे आर्यन की ताकत और भी मजबूत हो गई। आर्यन का अनुभव भी समृद्ध होता जा रहा था। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति बन गया था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। लंबे समय के बाद आखिरकार एल्फ गांव जाने का समय आ गया था। आर्यन ने दूसरों को अलविदा कहा। आर्यन को नहीं पता था कि वो कब वापस आ पाएगा, इसलिए आर्यन ने आशा व्यक्त की कि वे अपना अच्छा ख्याल रखेंगे और स्थिति ठीक न होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना। लया ने आर्यन से अपना ख्याल रखने को कहा। लया नहीं चाहती थी कि आर्यन को कुछ हो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो। कोई मुझे नहीं हरा सकता, आर्यन ने लया से कहा। मुझे पता है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तुम कभी कभी महिलाओं के प्रति कमजोर हो जाते हो। सुंदर एल्फ जाति तुम्हें धोखा दे सकती है, लया ने आर्यन को चेतावनी दी। लया की बात सुनकर आर्यन केवल मुस्कुराया। आर्यन को अभी तक एल्फ जाति के बारे में नहीं पता था कि वे वैसी ही हैं जैसी बताई जाती हैं या नहीं। आर्यन काफी उत्सुक था। इसके लिए आर्यन इस मामले के बारे में जानना चाहता था। वो सीधे तौर पर इस बारे में पता लगाना चाहता था। अगर वे वास्तव में सुंदर होती तो आर्यन शायद एक को घर लाने का विचार करता। उम्मीद है कि आर्यन ऐसा कर पाएगा। उसने कभी किसी को एल्फ लड़की को गॉड रेल्म वापस लाते हुए नहीं सुना था। आर्यन इसे कर पाएगा या नहीं, ये आर्यन की क्षमताओं पर निर्भर करता था। सभी को अलविदा कहने के बाद आर्यन उस स्थान पर गया जहां एल्फ गांव का प्रवेश द्वार स्थित था। संयोग से नलिनी ने पहले ही आर्यन को निर्देशांक
कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, इसलिए आर्यन आसानी से उस स्थान पर जा सकता था। आर्यन के पास अब जो आयामी शक्ति थी, उससे वो कहीं भी बहुत तेजी से जा सकता था। आर्यन को अपनी मंजिल तक पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे। आर्यन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे फूल और झाड़ियां थीं। पहली नज़र में ये बहुत ही सुंदर प्रकृति आरक्षित क्षेत्र जैसा लग रहा था। इस जगह का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये स्थान जीवित प्राणियों के जीवन के लिए बनाया गया था। क्या ये वाकई वही जगह है? आर्यन को कोई दिखाई नहीं दिया। ये जगह बहुत शांत थी। मुझे नहीं पता, शायद तुम गलत जगह पर हो, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन के गलत जगह पर होने की पूरी संभावना थी, अन्यथा ये जगह इतनी शांत क्यों थी? इस जगह के आसपास मनुष्यों का कोई नामो निशान नहीं था, केवल जानवर ही आर्यन के आसपास थे। चलो थोड़ा घूमते हैं। आर्यन ने अवनी को इस जगह का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। शायद उन्हें इस जगह के आसपास कुछ मिल जाए। यहाँ निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए। आर्यन कुछ देर इधर-उधर भटका। भटकते समय उसे एक विशाल वृक्ष राक्षस मिला। क्या हमें उससे पूछना चाहिए? आर्यन ने अवनी से पूछा। तुम बस उससे पूछ क्यों नहीं लेते? वृक्ष राक्षस उस तरह के राक्षस होने चाहिए जो लोगों के प्रति बहुत ही मिलनसार होते हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन जाने ही वाला था कि वो वृक्ष राक्षस के पास गया। नमस्ते। आर्यन ने वृक्ष राक्षस को अपना अभिवादन दिया। ओह मानव, तुम यहाँ क्यों हो? वृक्ष राक्षस ने आर्यन से पूछा। मैं एल्फ गांव में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्या आप उसे दिखा सकते हैं? आर्यन ने वृक्ष राक्षस से पूछा। ओह कितने शर्म की बात है, प्रवेश द्वार अभी बंद हुआ है, तुम्हें देर हो गई है, वृक्ष राक्षस ने आर्यन से कहा। क्या? आर्यन ये सुनकर काफी हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे देर हो जाएगी। ये कैसे संभव है? आर्यन ने वृक्ष राक्षस से पूछा। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वो देर से आएगा। आर्यन ने सोचा था कि वो सबसे पहले आएगा, लेकिन वास्तव में वो बहुत देर से आया था। क्या वहां अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? आर्यन ने वृक्ष राक्षस से पूछा। आर्यन ने पूछा कि क्या अंदर जाने का कोई रास्ता है? उसे अंदर जाना ही था। ये असंभव लगता है। तुम उस गुंबद को देख रहे हो? वो जंगल का प्रवेश द्वार है, जो एल्फ गांव के प्रवेश द्वार का स्थान है। अब जब ये बंद हो गया है, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक ये नहीं खुलेगा, वृक्ष राक्षस ने आर्यन को ध्यान से समझाया। वृक्ष राक्षस ने आर्यन को सावधानीपूर्वक उस जंगल के बारे में बताया जो एल्फ गांव के प्रवेश द्वार को खोजने का स्थान था। आर्यन ने एक प्राचीन बाधा से ढके जंगल की ओर देखा जो बहुत मजबूत लग रहा था। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये बाधा नष्ट नहीं होगी। आर्यन सोचने लगा, वो अंदर जा सकता है, उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। क्या आप समझा सकते हैं कि वहां अंदर नियम कैसे हैं? आर्यन ने वृक्ष राक्षस से पूछा। उसे अभी तक नियमों के बारे में वास्तव में पता नहीं था। ये बहुत आसान है, तुम्हें बस एक छिपा हुआ दरवाज़ा खोजना है जो वहां अंदर है। ये दरवाज़ा अक्सर हिलता रहता है और प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे से लड़ना होगा, वृक्ष राक्षस ने आर्यन से कहा। ओह, सो ये वास्तव में करना बहुत आसान काम लगता है। आर्यन ने महसूस किया कि ये करना बहुत आसान काम होगा। ये उतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने वाला जंगल बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए इसे आसानी से खोजने की उम्मीद मत करो, वृक्ष राक्षस ने आर्यन से कहा। इस स्थान के संरक्षक के रूप में वृक्ष राक्षस ये पुष्टि कर सकता था कि ये स्थान बहुत विशाल था। एल्फ गांव का प्रवेश द्वार खोजना आसान नहीं था। लेकिन तुम्हें देर हो चुकी है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं होगा, वृक्ष राक्षस ने आर्यन से कहा। किसने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता? आर्यन ने अपने सामने वाले वृक्ष राक्षस से कहा। तुमने क्या कहा? वृक्ष राक्षस को आर्यन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आर्यन ने जो कहा उस पर विश्वास करना काफी कठिन था। ये प्राचीन बाधा बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। अब तक कोई भी इस स्थान पर जबरन प्रवेश नहीं कर पाया था। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, वे इस प्राचीन बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। मैंने कहा मैं जबरन प्रवेश करूंगा, आर्यन ने वृक्ष राक्षस से कहा। यह असंभव है, तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसे भूल जाओ, वृक्ष राक्षस ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो कहा वो असंभव था। सच तो ये था कि आर्यन ने जो कहा वो लगभग नामुमकिन था। बस देखते जाओ, मैं इसे करूंगा। आर्यन निश्चित रूप से इसे कर सकता है, वो अब जो चाहे कर सकता है। अध्याय 1683 दिशा सूचक यंत्र। आर्यन ने महसूस किया कि वो सब कुछ कर सकता है। प्राचीन बाधा को तोड़ना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। ये असंभव है,
वृक्ष राक्षस ने आर्यन की बात पर संदेह किया। उसने आर्यन की बात को केवल एक झूठ माना। इसे ध्यान से देखो, आर्यन ने वृक्ष राक्षस से कहा। आर्यन आगे बढ़ा। अब वो बाधा के सामने था। वृक्ष राक्षस ने आर्यन की ओर देखा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन क्या करने वाला है। उसे लगा आर्यन बस उसके सामने डींगे हाँक रहा है। आर्यन ने बाधा के सामने अपना हाथ फैलाया। जैसे ही आर्यन ने ऐसा किया, उसके सामने की बाधा हिलने लगी। बाधा अपने आप खुलने लगी और उसमें एक दरार आ गई जो आकार में बहुत बड़ी नहीं थी। दरार का आकार लगभग 1.5 गुणे 2.5 मीटर होने का अनुमान था, जो एक व्यक्ति के शरीर के प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। मैं पहले चलता हूं। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन में दी गई जानकारी के लिए आभार व्यक्त किया। तुम कौन हो? ये देखने के बाद कि आर्यन ने क्या किया, वृक्ष राक्षस ने उससे पूछा। मैं बस एक साधारण साधक हूं, आर्यन ने उत्तर दिया। इतना कहकर आर्यन बाधा के भीतर चला गया। आर्यन की आकृति ओझल हो गई और केवल उसकी छाया पीछे रह गई। मैंने जो अभी सुना उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच तो यह है कि वृक्ष राक्षस को आर्यन की बात पर यकीन नहीं था। आर्यन की बातों पर भरोसा करना एक कठिन काम था। ये वृक्ष राक्षस वास्तव में इस स्थान का रक्षक था। वो जानता था कि यहाँ की बाधा कितनी मजबूत है। यहाँ की बाधा को तोड़ना बहुत कठिन था, यहाँ तक कि इसे असंभव भी कहा जा सकता था। इस स्थान के रक्षक आर्यन के बारे में उत्सुक थे कि वो वास्तव में कौन है और उसके पास इतनी मजबूत क्षमता कैसे हो सकती है। आर्यन निश्चित रूप से उससे कुछ छिपा रहा था। एक व्यक्ति जो ये कर सकता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस मजबूत बाधा को तोड़ने में सक्षम होगा। ऐसा लगता है कि एल्फ गांव में कुछ दिलचस्प होने वाला है। अब वापस सोने का समय है। ये देखते हुए कि उसका कार्य पूरा हो गया है, वृक्ष राक्षस वापस सो गया और एक निर्जीव पेड़ में बदल गया। बाधा में प्रवेश करने के बाद आर्यन का स्वागत बहुत घने पेड़ों से भरी जगह ने किया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, वहां केवल कई मील ऊंचे पेड़ ही थे। ऐसा लगता है कि यहां उड़ना असंभव है। इस स्थान के चारों ओर कई लताओं को देखकर आर्यन पुष्टि कर सकता था कि वो यहां नहीं उड़ पाएगा। मास्टर, अपने सामने वाले पेड़ पर हमला करने की कोशिश करें। अवनी ने आर्यन को अपने सामने वाले पेड़ पर हमला करने के लिए कहा। क्यों? आर्यन ने अवनी से पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। कोई बात नहीं, बस जल्दी करो। अवनी ने आर्यन को इसे जल्दी करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि आर्यन तुरंत अपने सामने वाले पेड़ पर हमला करे। ठीक है, मैं करता हूं। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली में अपनी शक्ति केंद्रित की और सामने वाले पेड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। धमाका! आर्यन का प्रहार एक विशाल पेड़ पर लगा। आर्यन द्वारा किया गया हमला बहुत शक्तिशाली था और उसने बहुत जोरदार चोट की। ये पेड़, आर्यन ने अपने सामने वाले पेड़ को देखा जो आर्यन का हमला झेलने के बाद भी मजबूती से खड़ा था। ये पेड़ हर प्रहार को जमीन में प्रवाहित कर देता है। यही कारण है कि ये तुम्हारे हमलों का सामना करने में सक्षम था, अवनी ने कहा। क्या होगा अगर मैं इसे काट दूं? आर्यन ने अवनी से कहा। चूंकि शारीरिक हमले काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे हथियार से काट दिया जाए? हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, अवनी ने आर्यन से कहा। कहा जा सकता है कि इस स्थान पर मौजूद विशाल वृक्ष से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकेगा, आर्यन ने अवनी से कहा। सही बात है, अवनी ने सिर हिलाया। वो शुरू से ही आर्यन से यही कहना चाहती थी। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। अब एल्फ गांव के प्रवेश द्वार को खोजने का समय था। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आर्यन ने अवनी से पूछा। वो एल्फ गांव का प्रवेश द्वार खोजने में अवनी की मदद चाहता था। मैं कोशिश करूंगी, अवनी ने कहा कि वो कोशिश करेगी और एल्फ गांव खोजने में आर्यन की मदद करेगी। लेकिन ये जगह काफ़ी विशाल है, इसे खोजना आसान नहीं होगा। साथ ही आपके पास काफ़ी प्रतिद्वंद्वी भी हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस खोज पर ध्यान केंद्रित करो। मुझे यकीन है कि एल्फ गांव का पता लगाना आसान काम नहीं होगा। आर्यन को यकीन था कि एल्फ गांव को ढूंढना आसान काम नहीं होगा। आर्यन ने अपना साहसिक अभियान शुरू किया। उसने स्थान के आसपास के कई पेड़ों के बीच यात्रा की। आसपास के पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी, उनकी गिनती करना असंभव था। सबसे कष्टप्रद बात इस स्थान के चारों ओर की लताएं थीं, वो बहुत परेशान करने वाली थीं। मुझे इस स्थान के आसपास कोई मानव राक्षस या जादुई जीव नहीं दिख रहे हैं। अब तक केवल जंगल ही थे जो आर्यन देख सकता था। बूम! ठीक आगे एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ। आर्यन इस बड़े विस्फोट को सुन सकता था। ये देखकर आर्यन ने तुरंत जांच की कि क्या हो रहा है। जब आर्यन विस्फोट के स्रोत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। हर कोई एक दूसरे पर हमला कर रहा था। वे सभी सहयोगी नहीं लग रहे थे। कहा जा सकता है कि वे व्यक्तिगत रूप से एल्फ गांव के प्रवेश द्वार के अस्तित्व की तलाश कर रहे थे। वे किस बात पर लड़ रहे हैं?
चल रही लड़ाई को देखकर आर्यन बता सकता था कि वे किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। वहां देखो, वे एक दिशा निर्देशक यंत्र जैसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। अवनी ने एक दिशा निर्देशक यंत्र देखा जिसके लिए इस स्थान के लोग लड़ रहे थे। दिशा निर्देशक यंत्र? मुझे मत बताना कि यह एल्फ गांव के प्रवेश द्वार का मार्गदर्शक है। आर्यन को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। ये निश्चित रूप से एक दिशा निर्देशक यंत्र होना चाहिए जो आर्यन को एल्फ गांव तक ले जा सके। मैं इसे हासिल करूंगा। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत दिशा निर्देशक यंत्र लेने चला गया। आर्यन ने एक मुखौटा लिया। वो इस स्थान के सभी लोगों को डराना चाहता था। इस स्थान के सभी लोगों को डराने के लिए आर्यन ने ड्रामेटिक रूप से प्रकट होने का फैसला किया। इससे हर कोई आर्यन से डर जाएगा। धमाका! आर्यन पूरी ताकत के साथ जमीन पर गिरा। जैसे ही आर्यन पहुंचा, उसके नीचे की जमीन तुरंत हवा में उछल गई। लड़ने वाले योद्धा तुरंत मौके पर ही रुक गए। वे सब वहीं रुक गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। आर्यन ने जो किया था उसने सबका ध्यान खींचा था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि हर कोई आर्यन की ओर देख रहा था। आर्यन धूल के पीछे से बाहर निकला। वो प्रभुत्व से भरे कदमों से चला। अब दिशा निर्देशक यंत्र मेरे हवाले कर दो। प्रभुत्व भरी आवाज में आर्यन ने दिशा निर्देशक यंत्र उसे सौंपने का आदेश दिया। ये कौन बेवकूफ़ आया है? क्या उसे नहीं दिखता कि हम दिशा निर्देशक यंत्र के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं? लोगों ने आर्यन का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। भले ही इस स्थान पर हर कोई एल्फ गांव के दिशा निर्देशक यंत्र पर नजर गड़ाए हुए था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आर्यन ने युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों से कहा। कमीने, तुम मरना चाहते हो। कई लोगों ने आर्यन पर हमला किया। वे आए और आर्यन पर हमला कर दिया। अध्याय 1684। एक बहुत शक्तिशाली भंवर द्वारा सोख लिया गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, आर्यन ने सभी से कहा। तुम वो हो जिसने बहुत बड़ी गलती की है, सभी ने आर्यन से कहा। मेरे पास आप सभी की सेवा करने का समय नहीं है, मुझे खेद है। आर्यन के पास इन लोगों के खिलाफ लड़ने का समय नहीं था। आर्यन ने इतनी बड़ी अव्यवस्था पैदा कर दी थी कि इस स्थान पर हर कोई तुरंत आर्यन को अपना दुश्मन देखने लगा। बहुत सारे लोग एक दिशा सूचक यंत्र पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे सभी एक ऐसा यंत्र पाने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं जो उन्हें एल्फ गांव के प्रवेश द्वार तक ले जा सके। इन यंत्रों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उन्हें इसे पाने के लिए लड़ना ही होगा। यंत्र हासिल करने के लिए उन्हें एक दूसरे को मारना और लड़ना होगा। ऐसे मूर्ख लोग क्यों हैं? आर्यन ने अपना सिर हिलाया। ऐसे मूर्ख लोग अभी भी क्यों मौजूद हैं? गॉड डोमिनेशन प्रेशर। आर्यन ने गॉड डोमिनेशन प्रेशर का इस्तेमाल किया। एक अत्यंत भयानक दबाव प्रकट हुआ और इस स्थान पर मौजूद सभी को अपनी चपेट में ले लिया। इस स्थान के 99% साधक मौके पर ही बेहोश हो गए। आर्यन के भयानक दबाव का सामना करते हुए वे सभी वहीं ढेर हो गए। केवल कुछ ही लोग थे जो जीवित रहने में सफल रहे, और तब भी वे पसीने से तरबतर हो गए थे। सबको पंगु बनाने के बाद आर्यन सीधे उस दिशा में गया जहां दिशा सूचक यंत्र स्थित था। मैं इसे ले रहा हूं, आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। उसने कहा कि वो दिशा सूचक यंत्र ले लेगा। आर्यन के सामने वाला व्यक्ति मूर्ति की तरह चुप था। वो अब सामान्य रूप से बोल भी नहीं पा रहा था। वो व्यक्ति अत्यंत भयभीत था। वो आर्यन द्वारा अभी अभी दिखाए गए प्रभुत्व से डर गया था। ठीक है, मैं इसे पाने में सफल रहा। आर्यन खुश था क्योंकि वो एक ऐसा दिशा सूचक यंत्र पाने में सफल रहा था जो उसे एल्फ गांव तक ले जाएगा। आर्यन को जो चाहिए था उसे पाने के बाद वो तुरंत वहां से निकल गया। आर्यन ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। ओह, वहां, अच्छा है। आर्यन तुरंत निकल गया। वो अपने हाथ में मौजूद यंत्र द्वारा दिखाई गई दिशा में सीधा चला गया। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में जो दिशा सूचक यंत्र है उसे हमारे हवाले कर दो। कुछ मिनटों के बाद आर्यन को फिर से कई लोगों ने रोक लिया। ये लोग आए और आर्यन के यंत्र की मांग करने लगे। उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? आर्यन उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसका ठिकाना दूसरों को पता चल जाएगा। दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई यंत्र नहीं पकड़ा है, आर्यन ने अपने सामने वाले लोगों से कहा। क्या तुम हमसे झूठ बोलना चाहते हो? तुम जाहिर तौर पर एल्फ गांव का दिशा सूचक यंत्र अपने पास रखे हुए हो। उन लोगों में से एक ने आर्यन से कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरे पास वो नहीं है। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, आर्यन ने अपने सामने वाले लोगों से कहा। आर्यन इन लोगों से निपटने में आलस कर रहा था। ये केवल आर्यन के समय की बर्बादी होगी। तुम बहुत अहंकारी हो, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इन लोगों ने आर्यन पर हमला किया। उन्होंने आर्यन की ओर कई प्रहार किए। आर्यन लड़ना नहीं चाहता था और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपना हाथ लहराया और सभी को जितनी दूर हो सके उड़ा दिया। ये लोग ये इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? आर्यन जो हुआ था उससे असंतुष्ट था। वहां है, वही है जिसने दिशा सूचक यंत्र पकड़ रखा है।
जैसे ही आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को हराया, हजारों लोगों ने आर्यन को घेर लिया। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? उन्हें कैसे पता चल सकता है? आर्यन ने देखा कि केवल एक व्यक्ति को ही उसके हाथ में यंत्र नहीं मिला था, बल्कि अनगिनत लोगों को आर्यन के ठिकाने का पता चल गया था। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें तुम्हारे हाथ में मौजूद यंत्र की दिशा दिखा रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। मुझे इस मामले के बारे में नहीं पता। मैं देर से आया था, इसलिए मुझे नियमों का पता नहीं था। आर्यन देर से आया था, इसलिए उसे नियमों का पता नहीं था। आर्यन को शायद प्रतिभागी नहीं माना जा सकता था, बल्कि वो एक घुसपैठिया था जिसने बाधा तोड़कर भाग लिया था। वे बहुत कष्टदायक हैं, तुम उन्हें दूर क्यों नहीं भगा देते? अवनी ने आर्यन से कहा कि वो उन सभी को हटा दे जो उसे परेशान कर रहे थे। भले ही तुम मुझे उन्हें भगाने के लिए न कहो, आर्यन निश्चित रूप से ऐसा ही करता। उसने अपनी शक्ति से सभी को दूर खदेड़ दिया। स्काई विंड लॉ। आर्यन के प्रहार ने सभी को उड़ा दिया। उसने सभी को उड़ा दिया जिन्होंने उसे घेर रखा था। एक प्रहार आर्यन के लिए स्थान पर सभी को खदेड़ने के लिए पर्याप्त था। भाग लेने वाले लोग बहुत मजबूत नहीं थे। आर्यन को अपने बराबर का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं मिला था, इसलिए स्थान पर आर्यन अजेय था। बेहतर होगा कि मैं तुरंत निकल जाऊं। आर्यन ने तुरंत निकलने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि उसे दूसरों द्वारा ढूंढा जाए। आर्यन अब सभी प्रतिभागियों के लिए वांटेड भगोड़ा बन गया था। उसके हाथ में यंत्र की मौजूदगी ने हर किसी को उसकी तलाश करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया। वो पेड़ों के बीच कूदता हुआ चला गया। भले ही आर्यन ने अपनी पूरी गति का उपयोग किया था, फिर भी कुछ लोगों ने उसे ढूंढ ही लिया और उस पर हमला किया। आर्यन को सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी क्षमता का थोड़ा सा उपयोग करने की आवश्यकता थी। आर्यन कमोबेश लाखों लोगों को हरा चुका था। भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या आर्यन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ये अजीब नहीं था कि वे सभी आर्यन से यंत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्फ गांव में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। आर्यन को एल्फ गांव में प्रवेश करने वाले लोगों की सही संख्या नहीं पता थी। वो बस अपने लिए एक जगह सुरक्षित करना चाहता था। दिशा सूचक यंत्र आर्यन को एक झरने के पास ले आया। इस झरने का पानी बहुत साफ और सुंदर था। क्या यही जगह है? आर्यन ने देखा कि उसके हाथ में मौजूद यंत्र बेतरतीब रूप से घूम रहा था। इसका मतलब ये था कि यही वो जगह है जहां पर एल्फ गांव का प्रवेश द्वार है। ऐसा लगता है कि यह नीचे की ओर है, अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी को झरने के नीचे एक पोर्टल महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यही एल्फ गांव का प्रवेश द्वार है। तो मैं बस आगे बढ़ता हूं। आर्यन ने नीचे गोता लगाया। नीचे जाने के बारे में उसने दोबारा नहीं सोचा। आर्यन को यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आर्यन पानी में घुसा और नीचे उतरने लगा। इस झरने की गहराई काफी थी। जब आर्यन नीचे गोता लगा रहा था तो उसे एक भंवर मिला जो उसे अंदर खींच रहा था। भंवर की शक्ति बहुत मजबूत थी। आर्यन ने भंवर से निकलने की कोशिश की। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे पता चला कि वो उस बहुत शक्तिशाली भंवर से बाहर नहीं निकल सकता था। लानत है, आर्यन ने कोसा। वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर पा रहा था। वो केवल भंवर द्वारा सोख लिए जाने के लिए खुद को समर्पित कर सकता था। ऐसी स्थिति में आर्यन कुछ नहीं कर सकता था। कितना अजीब है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आर्यन को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से पूछा जो अपनी चेतना खोने लगा था। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। आर्यन अवनी की बात नहीं सुन पा रहा था। उसे अपनी चेतना और भी धुंधली होती महसूस हुई। आर्यन भंवर में खिंच गया। जैसे ही उसने भंवर में प्रवेश किया, वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। भंवर ने आर्यन को निगल लिया और तुरंत गायब हो गया। झरना अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आया। विशाल भंवर आर्यन के साथ गायब हो गया। अध्याय 1685 पायल। इसी बीच करीने से व्यवस्थित सुंदर पेड़ों से भरी एक जगह पर एक गांव बसा हुआ है। ये गांव पेड़ों की लकड़ी से बना हुआ है और बहुत ही सफाई से व्यवस्थित है। छत भी लकड़ी की बनी है जिसे चादरों में काटा गया है। इस गांव में काफ़ी संख्या में घर हैं। अनुमान है कि यहाँ 200 से अधिक घर हैं। फुफुफुफुफुफुफु। इस स्थान पर महिलाओं के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इन महिलाओं की आवाज़ बहुत मधुर थी। ये आवाज़ एक सुंदर पक्षी के चहकने जैसी थी। यहाँ की महिलाओं के कान लंबे और नुकीले हैं। उनके बालों का रंग एक जैसा पीला है। उनके शरीर अत्यंत कोमल और छर रहे थे। उनका एक भी हिस्सा अत्यधिक भारी प्रतीत नहीं होता था। ये एक काफ़ी बड़ा एल्फ गांव है। इस स्थान पर सैकड़ों एल्फ रहते हैं। वे सुंदर रूप वाली महिलाएं हैं। एल्फ का रूप सबसे अच्छा होता है। उनका औसत रूप मॉडलों जैसा अच्छा होता है। ये अजीब नहीं है कि उन्हें एक सुंदर और रूपवान जाति के रूप में वर्णित किया गया है। क्या हम आज शिकार पर जा रहे हैं? लंबे बालों वाली और बहुत ही आकर्षक शरीर वाली एक सुंदर महिला ने पूछा।
उसकी पीठ के पीछे बहुत अच्छी तरह से आकार दी गई और नक्काशीदार लकड़ी से बना एक धनुष था। इस महिला के पीठ पर जो कुछ था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एल्फ कुछ शिकार करना चाहती है। पायल, हम आज शिकार नहीं कर रहे हैं, महिलाओं में से एक ने पायल नाम की एल्फ के सवाल का जवाब दिया। क्यों? पायल ने अपने सामने वाली महिला से पूछा, जबकि हर हफ्ते वे राक्षसों का शिकार करती थीं और आत्मरक्षा के अपने कौशल का अभ्यास करती थीं। इस महिला का नाम पायल है। वो इस गांव में सबसे अच्छी साधना और युद्ध क्षमताओं वाली एल्फ महिलाओं में से एक है। क्या तुमने खबर नहीं सुनी? एक और एल्फ ने पायल से पूछा। कैसी खबर? पायल को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसे नहीं पता था कि वो किस खबर का जिक्र कर रही है। राज्य ने सभी मौजूदा एल्फों को शिकार करने से मना कर दिया है, इसलिए हम नियत समय तक शिकार नहीं करेंगे। महिलाओं में से एक ने पायल से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? पायल ये सुनकर खुश नहीं थी, भले ही वो कुछ राक्षसों का शिकार करने के लिए पहले से ही काफ़ी उत्साहित थी। नहीं, अगर हम इसे तोड़ते हैं और पकड़े जाते हैं तो हम काफ़ी गंभीर समस्या में पड़ जाएंगे, इसलिए अति मत करो, अन्य एल्फ महिलाओं ने पायल से कहा। यहाँ के सभी एल्फ ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते थे जिससे वे मुसीबत में पड़ जाएं। इसके अलावा ये राज्य का सीधा आदेश था, यदि वे इसकी अवज्ञा करते तो वे काफ़ी गंभीर समस्या में पड़ जाते। पायल ने मुंह बना लिया। भले ही वो पहले से ही काफ़ी उत्साहित थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी। अपने स्थान पर वापस जाओ, एल्फ महिला ने पायल को वापस जाने के लिए कहा। जब स्थिति उन सभी के लिए अनुमति देगी तब वे शिकार करेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। अपने से वरिष्ठ एल्फ महिला के दबाव में पायल के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अपने घर लौट आई। पायल अपने घर वापस आ गई। वो जो हुआ था उससे बहुत निराश लग रही थी। भले ही पायल पहले से ही बहुत उत्साहित थी, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वे बाहर जाकर शिकार नहीं कर सकते थे। ये बहुत बुरा है, पायल बड़बड़ाई। जो हुआ था उससे वो बहुत परेशान थी। पायल बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा कि वो शिकार पर क्यों नहीं जा सकती। पायल बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो केवल बिस्तर पर आलस्य से लेटी रह सकती थी। बहुत उबाऊ है। पायल बहुत ऊब महसूस कर रही है। घर पर रहना बहुत उबाऊ है। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है। क्यों ना मैं बस इसे कर लूं? बिस्तर पर आलस्य से लेटे हुए पायल को एक विचार आया। क्यों ना वो बस शिकार पर चली जाए? वो गांव के पहरेदारों से बचकर निकल सकती थी। ठीक है, मैं ये करूंगी। पायल ने अपना मन बना लिया था। उसने तुरंत अपना धनुष वापस लिया और गांव से बाहर निकल गई। पायल चुपके से बाहर निकलती है। वो घरों के पीछे छिपकर गांव से बाहर निकल जाती है। पहरा बहुत सख्त नहीं है, मैं जा सकती हूँ। पायल ने चारों ओर देखा। उसने पाया कि आसपास कोई पहरा नहीं था। पायल तुरंत निकल गई। वो दौड़ती हुई शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दी। इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि पायल चली गई है। पायल का चरित्र ऐसा ही है, वो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती है। पायल गांव से ज्यादा दूर नहीं जंगल में दाखिल हुई, जहां वे आमतौर पर छोटे राक्षसों का शिकार करते थे। पास का जंगल काफी सुरक्षित है। यहाँ बहुत कम शक्तिशाली राक्षस हैं जो जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस जंगल में केवल छोटे राक्षस और कुछ पालतू पेट हैं। पायल पेड़ों के बीच कूदने लगी। उसने दुश्मन की जासूसी करते समय ये सुनिश्चित किया कि उसे दुश्मन द्वारा देखा न जाए। पायल मूर्ख नहीं है, क्योंकि गांव छोड़ने पर पाबंदी है, इसलिए वो उड़ नहीं सकती। अगर वो पेड़ों के ऊपर से उड़ती है तो उसे ढूंढना आसान होगा। इसीलिए पायल ने अपना ठिकाना छुपाने के लिए पेड़ों के बीच कूदने का फैसला किया। यहाँ एक राक्षस है। पायल को एक पैंगोलिन राक्षस मिला। उस पैंगोलिन राक्षस की रक्षा प्रणाली मजबूत और शरीर मजबूत है। उसके शरीर पर मौजूद ढाल उसे दुश्मनों से लड़ने में मदद करती है। ये एक क्रूर राक्षस है जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करेगा। पायल ने अपनी पीठ पर टंगा धनुष निकाला। उसने अपने धनुष से लक्ष्य साधा। ये राक्षस कमजोर था। यही कारण था कि पायल पैंगोलिन राक्षस के कमजोर बिंदुओं पर निशाना लगाने के इस अवसर का लाभ उठा सकती थी। भले ही इसका शरीर सख्त है, लेकिन पैंगोलिन राक्षस के पास अभी भी काफी खामियां हैं। जब तक पायल कमजोर बिंदु पर निशाना लगा सकती है, तब तक पायल इस राक्षस को मार सकती है। लक्ष्य पर निशाना लगाते समय पायल काफी केंद्रित थी। उसने तीर के प्रहार की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी गहन ऊर्जा यानी प्रोफाउंड एनर्जी का उपयोग किया। शू, तीर छोड़ा गया। तीर अविश्वसनीय गति से दुश्मन की ओर बढ़ा। पैंगोलिन राक्षस को पायल द्वारा किए गए हमले का आभास हुआ। इस राक्षस ने तुरंत अपने शरीर पर मौजूद कठोर ढाल का उपयोग करके अपने शरीर को ढक लिया। टंकार।
पायल का तीर पैंगोलिन राक्षस की कठोर ढाल से टकराकर चकनाचूर हो गया। तीर की शक्ति अभी भी पैंगोलिन राक्षस की ढाल को भेद नहीं पाई थी। पायल के हमले को नाकाम करने के बाद राक्षस घूमा और सीधे पायल की ओर बढ़ा। पैंगोलिन राक्षस ने पायल पर हमला किया, जिसने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की थी। आह! पायल चिल्लाई। उसने पैंगोलिन राक्षस के हमले से बचने की कोशिश की, जो बहुत खतरनाक था। धमाका, धमाका, धमाका। इस स्थान के आसपास के पेड़ और पौधे तुरंत नष्ट हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैंगोलिन राक्षस की हमले की शक्ति बहुत मजबूत थी। मुझे भागना होगा। ये देखकर कि वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, पायल ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। वो जल्दी से इस जगह से निकल गई और पैंगोलिन राक्षस से दूर भाग गई। पैंगोलिन राक्षस ने पायल को आसानी से नहीं छोड़ा। उसने भागती हुई पायल का पीछा किया। पायल जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज दौड़ी। वो बचकर निकल गई और बचने के लिए कई बार रास्ता बदला। पायल बहुत बुद्धिमान है। वो दुश्मन का ध्यान भटकाने में सक्षम है। पैंगोलिन राक्षस पायल द्वारा सफलतापूर्वक भटका दिया गया। सफलतापूर्वक बचने के बाद पायल ने नदी के पास आराम किया। पैंगोलिन राक्षस के हमले से बचने के लिए काफी देर तक दौड़ने के बाद वो थकी हुई लग रही थी। पायल पीने के लिए कुछ पानी लेने गई। जब वो ऐसा कर रही थी, पायल को पानी पर तैरता हुआ कोई मिला। आह! लाश! पायल चिल्लाई। पानी पर तैरते हुए एक व्यक्ति की आकृति देखकर वो चीख पड़ी। अध्याय 1686। पायल ने आर्यन को बचाने की कोशिश की। पायल डर गई थी। वो तुरंत नदी से दूर चली गई और एक पेड़ के पीछे छिप गई। पायल ने ये देखने के लिए बाहर झांका कि पानी पर कौन तैर रहा है। अरे, वो एल्फ नहीं है? जब पायल ने करीब से देखा तो उसने पाया कि उसके सामने वाला व्यक्ति एल्फ नहीं था। उसके कानों का आकार एल्फ जैसा नहीं था। अरे, वो क्या है? पायल जिज्ञासु थी। वो जानना चाहती थी कि उसके सामने क्या है। पायल ने करीब जाने का फैसला किया। वो नदी में तैर रहे व्यक्ति के और करीब पहुंच गई। पायल करीब आई और उसे एक मुखौटा पहने हुए कोई मिला। ये व्यक्ति काफी अजीब था क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा था। पायल उसे किनारे तक खींच कर लाई। वो बचाए गए व्यक्ति के बारे में अधिक विवरण देखने के लिए उसकी मदद करती है। पायल ने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति अभी भी जीवित था। ये व्यक्ति अभी भी जिंदा था। वो कौन है? पायल ने पूछा कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है। वो उससे लेकर उत्सुक थी। पायल द्वारा बचाया गया व्यक्ति आर्यन था। उसने आर्यन को बचाया जो नदी की धारा में बह गया था। पायल ने आर्यन का मुखौटा हटा दिया। वो आर्यन को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी। जैसे ही पायल आर्यन का मुखौटा हटाने वाली थी, पीछे से एक अशुभ आवाज आई। ये वही पैंगोलिन राक्षस था जो पायल का पीछा कर रहा था। आह! ये भयानक है। पायल को खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत आर्यन को इस जगह से बाहर निकालने में मदद की। जब पायल ने आर्यन को उठाने की कोशिश की तो उसने पाया कि आर्यन का शरीर बहुत भारी था। पायल आर्यन का शरीर नहीं उठा सकी। ये व्यक्ति इतना भारी है। पायल आर्यन को नहीं उठा सकी। वो उसके शरीर को नहीं उठा पाई, जो बहुत भारी था। असंभव, मैं ये नहीं कर सकती। पायल ने हार मान ली। वो आर्यन का शरीर उठाने में असमर्थ थी। आर्यन का शरीर पायल के उठाने के लिए बहुत भारी था। हे, उठो! पायल ने आर्यन को जगाने की कोशिश की। उसने आर्यन को जगाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए। दुर्भाग्य से आर्यन फिर भी नहीं जागा। वो अभी भी गहरी नींद में था, जैसे कि वो जाग ही नहीं सकता था। पायल ने आर्यन को खींचने की कोशिश की। पायल ने आर्यन को एक पेड़ के नीचे खींचा, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक जगह थी। पायल के प्रयासों से वो आर्यन को छिपाने में सफल रही। पायल ने तुरंत अपना ठिकाना छिपा लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो पैंगोलिन राक्षसों द्वारा न ढूंढी जाए। पैंगोलिन राक्षस उस पेड़ के आसपास थे जहां आर्यन और पायल छिपे हुए थे। ये राक्षस पायल के ठिकाने का पता लगाने के लिए इस जगह के चक्कर लगा रहे थे। पायल बहुत चिंतित थी। वो उलझन में थी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। वो केवल तब तक छिप सकती थी जब तक पैंगोलिन राक्षस वहां से चला न जाए। आर्यन उठा। उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की और जमीन से ऊपर उठा। ये कहाँ है? आर्यन पूछने लगा कि वो अब कहाँ है। आर्यन की आखिरी याद तब की थी जब उसे एक बहुत शक्तिशाली भंवर ने सोख लिया था। श्श! जैसे ही आर्यन ने आवाज की, उसने किसी को शांत रहने के लिए कहते सुना। आर्यन ने तुरंत बगल में देखा। जब आर्यन ने बगल में देखा तो उसे सुनहरे बालों और लंबे नुकीले कानों वाली एक महिला मिली। इस महिला का रूप अत्यंत सुंदर था। उसकी त्वचा वास्तव में कोमल और दूधिया सफेद थी। एल्फ! आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार आंखें खोलते ही वो इतनी सुंदर एल्फ से मिलेगा।
चुप रहो, तुम्हें वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। पायल ने आर्यन को शांत रहने के लिए कहा। आर्यन बहुत शोर कर रहा था। क्या बात है, तुम इतने तनाव में क्यों दिख रही हो? आर्यन ने पायल से पूछा। वो जानना चाहता था कि पायल तनाव में क्यों दिख रही है। पायल उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन आर्यन को समझाना एक कठिन काम था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए पायल के लिए चल रहे मामले को समझाना असंभव था। कड़क। अचानक जब वो पेड़ नष्ट हो गया जिसे उन्होंने छिपने की जगह बनाया था, पेंगुलिन राक्षस पेड़ के ऊपर से दौड़ गया जब तक कि वो गिरकर चकनाचूर नहीं हो गया। चलो भागते हैं, पायल ने आर्यन को भागने के लिए कहा। उन्हें जल्द से जल्द इस राक्षस से दूर भागना था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? आर्यन को पायल ने खींच लिया। आर्यन को इस खतरनाक जगह से दूर खींच लिया गया। उनकी सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए उन्हें जल्दी से इस जगह को छोड़ना पड़ा और राक्षसों से बचना था। आर्यन और पायल दौड़े। वे दोनों पेंगुलिन राक्षस से दूर चले गए। पेंगुलिन राक्षस आर्यन और पायल का पीछा कर रहा था। ये राक्षस उनका पीछा कर रहे थे और आर्यन और पायल को मारना चाहते थे। पायल की क्षमता और अनुभव के साथ वो आर्यन को बचाने में सफल रही। ये बाल बाल बचा। पायल को राहत मिली कि वो बच निकलने में सफल रही। वो करीब था। पायल पेंगुलिन के नीचे कुचले जाने से लगभग मर ही जाती। मिस एल्फ, आपका नाम क्या है? आर्यन ने पायल से पूछा। उसने पूछा कि पायल का नाम क्या है। मैं पायल हूँ। तुम अकेले हो? तुम कौन हो? तुम बहुत अजीब लग रहे हो, पायल ने आर्यन से कहा। उसे आर्यन थोड़ा अजीब लगा। मेरा नाम आर्यन है, मैं इंसान हूँ, आर्यन ने पायल से कहा। वाओ, तुम इंसान हो? जैसे ही पायल ने आर्यन की बात सुनी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच तो ये था कि आर्यन ने जो कहा वो पायल के लिए बहुत चौंकाने वाला था। तुम ऐसी प्रतिक्रिया क्यों कर रही हो? आर्यन ने पायल से पूछा। तुम्हें पता है कि इंसान बहुत दुर्लभ होते हैं। मैंने तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा, पायल ने आर्यन से कहा। पायल ने आर्यन पर ऊपर से नीचे तक नजर रखी। आर्यन में उसकी दिलचस्पी बहुत अधिक थी, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वो आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखती रही। पायल आर्यन के बारे में बहुत उत्सुक थी, और अधिक सटीक रूप से कहें तो वो मानव जाति के बारे में बहुत उत्सुक थी। आर्यन ने पायल को वो करने दिया जो वो चाहती थी। जब तक पायल सीमा से बाहर कुछ नहीं करती थी, तब तक आर्यन के लिए ये ठीक था। पायल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हम अभी कहाँ हैं? आर्यन ने पूछा कि वे इस समय कहाँ थे। बेशक, तुम एल्फ गांव के क्षेत्र में हो, बस ये कि हम एक छोटे से गांव में हैं जो काफी दूरस्थ हिस्से में स्थित है, पायल ने आर्यन से कहा। ओह, तो हम आहते में हैं। आर्यन समझ गया कि वो किस स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन एक एल्फ गांव में था जो काफी दूर था। एल्फ गांव बहुत बड़ा था, इतना बड़ा क्षेत्र कि इसमें लाखों वर्ग मील शामिल थे। तुम जैसे इंसान को यहाँ क्या लेकर आया? पायल ने आर्यन से पूछा। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, आर्यन ने पायल को बताया कि वो कुछ ढूंढ रहा है। वो क्या है? पायल ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या ढूंढ रहा है, शायद वो उसकी मदद कर सके। 7 रंगों वाला जीवन का फूल, क्या तुम जानती हो? 7 रंगों वाला जीवन का फूल, वो क्या है? पायल ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, बल्कि इस मामले में उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि तुम इस मामले के बारे में नहीं जानती हो। पायल ने जो प्रतिक्रिया दी उससे ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। मुझे खेद है, भले ही मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चूंकि पायल को नहीं पता था कि आर्यन क्या ढूंढ रहा है, इसलिए उसने आर्यन से माफी मांगी। अध्याय 1687 हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव। मुझे लगा ही था कि तुम्हें नहीं पता होगा। आर्यन ने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। उसे यकीन था कि पायल को 7 रंग वाले जीवन के फूल के बारे में कुछ पता नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर पायल ने अपना मुंह बना लिया। आर्यन थोड़ा कष्टप्रद था। तुम थोड़ा कष्टप्रद हो, पायल ने आर्यन से कहा। वो बहुत ईमानदार थी। उसने साफ कह दिया कि आर्यन परेशान करने वाला है। हाँ, मैं थोड़ा कष्टप्रद हूं, आर्यन ने जवाब दिया। पायल अब और कुछ नहीं सोच पा रही थी। आर्यन ऐसी बात कैसे कह सकता था? सच तो ये था कि ये सब बहुत जटिल था। तुम यहां कैसे पहुंचे? पायल ने आर्यन से पूछा कि वो इस जगह तक कैसे आया। वो मैं इस चीज का पीछा करते हुए यहां आया हूं। आर्यन ने पायल को अपना दिशासूचक यंत्र दिखाया जो उसे एल्फ गांव में ले आया था। पायल आर्यन के हाथ में मौजूद यंत्र को नहीं जानती थी। एक दूर दराज के इलाके में रहने वाली एल्फ निवासी होने के नाते पायल का ज्ञान अभी भी सीमित था। विशेष रूप से मनुष्यों के बारे में और गॉड रेल्म के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। आर्यन ने पायल की प्रतिक्रिया देखी और उसे समझ आ गया कि पायल को नहीं पता कि उसके हाथ में क्या है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक साधारण महिला है। आर्यन ने देखा कि पायल में कुछ भी बहुत खास नहीं था। धमाका।
जब आर्यन पायल से बात कर रहा था, पैंगोलिन राक्षस फिर से करीब आ रहा था। वो अभी भी आर्यन और पायल का पीछा कर रहा था। वो राक्षस बहुत बुरा है, वो अभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहता। पायल असहाय थी। पैंगोलिन राक्षस अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हमने ऐसा क्या किया है जिससे वो राक्षस इतना नाराज हो गया? आर्यन ने पूछा। मैंने उसे तीर मारा था। पायल ने आर्यन को वो कारण बताया जिससे पैंगोलिन राक्षस इतना क्रोधित था। ये अजीब नहीं है कि वो राक्षस पीछा करना जारी रखता है। पता चलता है कि शुरू से ही ये तुम्हारी की हुई एक गलती थी, आर्यन ने पायल से कहा। ये मेरी गलती नहीं है, शुरू से ही मैं बस शिकार करना चाहती थी। पायल ने समझाया कि वो तो बस शिकार करने निकली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस राक्षस का वो शिकार कर रही है वो इतना मजबूत और आक्रामक होगा। क्या ये एक ही बात नहीं है? आर्यन ने पायल को समझाया कि सब कुछ एक ही बात है। पायल ने मुंह सिकोड़ लिया। वो आर्यन के व्यवहार से चिढ़ गई। चलो यहां से भागते हैं, पायल ने आर्यन को भागने के लिए कहा, क्योंकि ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। तुम्हें भागना क्यों है? आर्यन ने पायल से पूछा कि वे सिर्फ इसलिए क्यों भागे क्योंकि वो एक ऐसे राक्षस का सामना कर रहे हैं जो बहुत मजबूत नहीं है। क्यों, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं मरना नहीं चाहती। अगर तुम मरना चाहते हो तो उस राक्षस से लड़ो, पायल ने आर्यन से कहा। पायल कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो रुकने के पक्ष में नहीं थी। धमाका! पैंगोलिन राक्षस ठीक आर्यन और पायल के सामने आकर गिरा। वो बवंडर की तरह बहुत तेज घूम रहा था। ये बुरा है, पायल ने सामने पैंगोलिन राक्षस को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके पास भागने का समय नहीं है। ये सब आर्यन की वजह से हुआ। आर्यन ने बहुत सारी बातें की और उन्हें इस जगह से निकलने नहीं दिया। पैंगोलिन राक्षस ने पैंतरा बदला। वो आर्यन और पायल की ओर तेज गति से बढ़ रहा था। वो राक्षस आर्यन और पायल को कुचल देना चाहता था। यही कारण था कि वो अत्यंत तीव्र गति और घुमाव के साथ आगे बढ़ रहा था। जल्दी से बचो, पायल ने आर्यन को बचने के लिए कहा। उन्हें इस बेहद मजबूत पैंगोलिन राक्षस के हमले से बचना ही था। अगर वे इस राक्षस के नीचे कुचले गए तो पायल को यकीन था कि वे मर जाएंगे। बहुत कम लोग इस तरह के राक्षस के इतने शक्तिशाली हमले से बचने में सक्षम होते हैं। आर्यन ने पायल द्वारा दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसने राक्षस के हमले से बचने का कोई संकेत नहीं दिखाया। आर्यन ने अपना एक हाथ उठाया और केवल अपनी 2 उंगलियों से हमले को रोक दिया। धमाका! पैंगोलिन राक्षस की हलचल तुरंत रुक गई। वो राक्षस अब हिल भी नहीं पा रहा था। पायल ने जब देखा कि आर्यन ने क्या किया, वो दंग रह गई। आर्यन ने जो किया वो पायल के लिए काफी चौंकाने वाला था। आर्यन का कृत्य अतार्किक था। उसने बहुत तेज घूम रहे पैंगोलिन राक्षस के हमले को कैसे रोक दिया? ये करना बहुत ही कठिन काम था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? पायल सोचने लगी कि आर्यन ऐसा कैसे कर सकता है। जो आर्यन ने किया वो बिल्कुल असंभव था। क्या ये राक्षस कमजोर है? तुम इस तरह के राक्षस से क्यों डर रही हो? आर्यन ने पायल से पूछा। कमजोर? तुम्हें लगता है कि ये कमजोर राक्षस है? पायल आर्यन की बात सुनकर लगभग गिर ही जाती। आर्यन जो कह रहा था वो मुमकिन ही नहीं था। आर्यन बस मुस्कुराया। पायल की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैंगोलिन राक्षस ने आर्यन को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसने आर्यन से टकराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राक्षस के प्रयास निष्फल रहे। वो आर्यन को रत्ती भर भी हिला नहीं पाया। मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते? आर्यन ने अपने पैर का इस्तेमाल किया और पैंगोलिन राक्षस को एक लात मारी। पैंगोलिन राक्षस आर्यन की लात से सीधे आसमान की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस आर्यन द्वारा काफी दूर फेंक दिया गया है। आर्यन ने धूल साफ करने के लिए अपने हाथ झाड़े। मामला सुलझ गया था। वो राक्षस निश्चित रूप से आर्यन द्वारा बहुत दूर फेंक दिया गया होगा। वाह, तुम बहुत मजबूत हो। क्या मानवीय ताकत इतनी ज्यादा होती है? पायल ने आर्यन से उसकी ताकत के बारे में पूछा। आर्यन के पास बहुत बड़ी और प्रबल ताकत थी जिसने पायल को चकित कर दिया। नहीं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, आर्यन ने पायल से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अभी इतनी आसानी से एक राक्षस को उड़ा दिया। तुम निश्चित रूप से मजबूत हो। पायल ने आर्यन की बात पर आसानी से विश्वास नहीं किया। क्या तुम्हारे यहाँ कोई मजबूत साधक नहीं है? आर्यन ने पायल से पूछा कि इस जगह पर पर्याप्त मजबूत साधक नहीं है। गांव में कुछ ही लोग हैं जिनकी शक्ति काफी अच्छी है। सबसे मजबूत एल्फ जाति एल्फ गांव के केंद्र में रहती है। वहां बुजुर्ग और रानी है जिनकी शक्ति बहुत अधिक है, पायल ने आर्यन को बताया। मैं समझ गया, आर्यन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि पायल का मूल निवास स्थान बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उसे बहुत सी चीजों का पता नहीं था। क्या मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम रहती हो? पायल ने आर्यन से पूछा कि क्या वो इस जगह पर आ सकता है जहां वो रहती है। बिल्कुल, चलो चलो, वहां बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पायल ने तुरंत आर्यन को खींचना शुरू कर दिया। वो उसे उस गांव में ले गई जहां वो रहती थी। रास्ते में पायल ने उस जगह के बारे में बताया जहां वो रहती थी। उस जगह का नाम हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव था। वो रहने के लिए बहुत सुखद जगह थी और वहां हर कोई बहुत खुशी से रहता था। अध्याय 1688। आर्यन समझ गया। ऐसा लग रहा था कि पायल का निवास स्थान एक अत्यंत सुंदर स्थान था।
पायल के चरित्र से जो मुस्कुराहट और मित्रता से भरपूर है, वो एक ऐसी महिला है जो खुशियों से भरी है, और जिस गांव में वो रहती है वो भी एक सुंदर जगह है। आर्यन उस गांव में पहुंचा जहां पायल रहती थी। ये जगह काफी सुंदर थी और एक प्राचीन निवास स्थान की तरह लग रही थी, जो समय की प्रगति से अछूता था। काफी सुंदर और प्राकृतिक। आर्यन ने देखा कि ये जगह सुंदर और प्राकृतिक थी। इस जगह की हर चीज अभी भी बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थी। लगभग सब कुछ अच्छी तरह से बनाए रखा गया था और क्षतिग्रस्त नहीं था। सब लोग देखो मैं किससे मिली हूं, पायल ने वहां के सभी एल्फों से कहा। उसने सभी को बताया कि वो एक इंसान से मिली है। कौन है ये? सभी एल्फ पायल की बातों को लेकर उत्सुक थे। सभी एल्फ आए और देखने लगे कि पायल किसकी बात कर रही है। जिस क्षण वे सब इकट्ठे हुए, सभी एल्फों ने पायल के बगल में मुखौटा पहने हुए व्यक्ति को देखा। ये कौन है? एल्फों ने पायल से पूछा। वो इंसान है, मैं उससे इत्तेफाक से मिली। पायल ने इस जगह के सभी लोगों को बताया कि आर्यन इंसान था। वाह, इंसान? क्या वो चुने हुए लोगों में से एक है? ये बात सुनने के बाद कुछ एल्फ तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। जो लंबे समय से जीवित थे, वे चुने हुए मनुष्यों के आगमन के बारे में जानते थे। नमस्ते, आर्यन ने अपने सामने मौजूद सभी एल्फों का अभिवादन किया। यहाँ इतनी सारी महिलाएं क्यों हैं? आर्यन ने देखा कि यहाँ सभी महिलाएं थीं। उसे इस जगह के आसपास कोई पुरुष एल्फ नहीं मिला। आर्यन इस बात को भूल गया था। उसने देखा कि यहाँ की एल्फ सुंदर थीं और उनका शरीर सुडौल था। उन सभी को आदर्श मॉडल कहा जा सकता था। एल्फ वास्तव में बहुत अच्छे हैं। उनका शरीर और रूप दोष रहित है। आर्यन ने स्वीकार किया कि एल्फ सुंदर हैं। उनका रूप एक महिला के लिए आदर्श है। आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इस जगह की एल्फ नेता बाहर आई। वो आर्यन से मिलने के लिए बाहर आई। इस जगह की नेता भी एक महिला थी, और अधिक सटीक रूप से 27-28 साल की दिखने वाली एक महिला, जिसका शरीर अच्छी तरह से विकसित था। महिला एल्फ ने आर्यन का बहुत दयालुता से स्वागत किया। उसने आर्यन को एक मुस्कुराहट दी। आर्यन ने गांव की मुखिया की ओर सिर हिलाया। पायल, तुमने निश्चित रूप से उन नियमों का उल्लंघन किया है जो तुम्हारे वरिष्ठों ने तुम्हें दिए थे, एल्फ नेता ने पायल से कहा। मुखिया मनस्वी, कृपया मुझे माफ कर दें। पायल ने उस बच्चे की तरह व्यवहार किया जिसने अभी अभी कोई गलती की हो। उसने मनस्वी से उसे सजा न देने के लिए कहा। यह स्पष्ट था कि पायल उस सजा से डरती थी जो मनस्वी देने की कोशिश कर रही थी। नहीं, तुम्हें अभी भी वो सजा मिलनी चाहिए जो तुमने किया है, मनस्वी ने पायल से कहा। पायल निराश महसूस कर रही थी। वो इसलिए निराश थी क्योंकि उसे अपने किए के लिए सजा मिली थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? उसने मेरी मदद की है, इसलिए कृपया उसे जाने दें, आर्यन ने मनस्वी से कहा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो... आर्यन के प्रति सम्मान दिखाते हुए मनस्वी ने पायल को छोड़ दिया। आर्यन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पायल ने आर्यन को धन्यवाद दिया। वो आर्यन के किए के लिए आभारी थी। मुझे इस तरह गले मत लगाओ, मुझे जल्दी छोड़ो, आर्यन ने पायल को खुद से अलग होने के लिए कहा। मैं आभारी हूं, क्या आप मेरा थोड़ा और सम्मान नहीं कर सकते? पायल ने आर्यन से कहा। आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो, आर्यन ने पायल से कहा। मुझे परवाह नहीं है। पायल को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ के सभी एल्फ एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ऐसा कुछ करने में शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। मनस्वी ने हल्के से खांसा। उसने खांसकर पायल को चेतावनी दी कि वो आर्यन के प्रति अधिक सम्मान दिखाए। आह, मुझे खेद है। पायल को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। वो आर्यन के प्रति बहुत अनादरपूर्ण थी। इंसान, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्थिति बताऊंगी। मनस्वी ने आर्यन को अपने स्थान पर आने का आमंत्रित किया। वो आर्यन को समझाएगी कि क्या हुआ था। ठीक है, मुझे थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, आर्यन ने मनस्वी से कहा। आर्यन को थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो अभी भी इस जगह से काफी अपरिचित था। मैं भी आ रही हूँ। पायल भी साथ आना चाहती थी और जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम यहीं रुको, मनस्वी ने पायल को यहीं रुकने के लिए कहा। बस उसे आने दो, आर्यन ने पायल को साथ आने की अनुमति दी। पायल के साथ आने में कोई बुराई नहीं थी। आर्यन और पायल को मनस्वी के घर जाने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, अपना परिचय देती हूँ। मैं मनस्वी हूँ, मैं इस जगह की इंचार्ज हूँ। मनस्वी ने सबसे पहले आर्यन को अपना परिचय दिया। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन ने मनस्वी को अपना परिचय दिया। आर्यन, मैं तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति बताऊंगी। एल्फ गांव के केंद्र में प्रवेश करने के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। मनस्वी ने आर्यन को बताया कि आगे क्या होगा। आर्यन ने ध्यान से सुना। उसे इस जानकारी की सख्त जरूरत थी। तुम एल्फ गांव के केंद्र में जाओगे, जो वो स्थान है जहां सबसे मजबूत एल्फ इकट्ठे होते हैं और इस पूरी भूमि में एल्फों की सरकार का केंद्र है, मनस्वी ने आर्यन से कहा। मैं वहां क्या करने वाला हूं? आर्यन ने मनस्वी से पूछा। एल्फ गांव के बुजुर्ग तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। ये जानकारी थोड़ी गुप्त है। जब तुम एल्फ गांव पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। मनस्वी ने अधिक विस्तार नहीं दिया क्योंकि सब कुछ एल्फ गांव के बुजुर्गों द्वारा बताया जाएगा। मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? आर्यन ने मनस्वी से पूछा।
क्या तुम संसाधनों की तलाश में नहीं आए? तुम्हें पता होगा कि जो मनुष्य यहाँ आते हैं वे हमेशा एल्फों से गिफ्ट मांगते हैं। जब तक मनुष्य अनुरोध पूरा कर सकते हैं तब तक तुम रानी से एक बहुत बड़ा उपहार प्राप्त कर सकते हो। मनस्वी ने आर्यन से कहा। इस स्थान पर आने का मेरा उद्देश्य 7 रंगों वाले जीवन के फूल को खोजना है। क्या मेरे लिए इसे प्राप्त करना संभव है? आर्यन ने मनस्वी से पूछा। मुखिया मनस्वी, ये 7 रंगों वाला जीवन का फूल क्या है? वो तब से यही कह रहा है। पायल 7 रंगों वाले जीवन के फूल के बारे में जिज्ञासु थी। उसने इसे कभी नहीं देखा था। 7 रंगों वाला जीवन का फूल, ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो काफी दुर्लभ और कीमती है। मुझे नहीं पता कि रानी और वहां के बुजुर्ग आपकी मदद कर सकते हैं या नहीं। मनस्वी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी। उसे नहीं पता था कि एल्फ गांव के पास वो है जो आर्यन को चाहिए। आर्यन जो ढूंढ रहा था वो एक ऐसी वस्तु थी जिसे प्राप्त करना काफी कठिन था। इसीलिए ये अजीब नहीं था कि मनस्वी इसकी गारंटी नहीं दे सकती थी। फिर मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मनस्वी ने ऐसा कहा, यह संभव था कि एल्फ गांव आर्यन को इसे देने में सक्षम न हो। क्या आपको यकीन है आप एक बहुत बड़ी चीज गंवा देंगे? मनस्वी ने आर्यन से कहा। अध्याय 1689 हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव पर राक्षसों का हमला। कोई बात नहीं आर्यन, मनस्वी ने कहा। आर्यन का मूल लक्ष्य एल्फ गांव के खजानों की खोज करना नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य 7 रंगों वाला जीवन का फूल प्राप्त करना था। मैं समझ गई, आपको इन उपहारों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो एल्फ गांव आपको देगा। मनस्वी ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के अपने लक्ष्य थे। क्या मैं कुछ समय के लिए यहां रुक सकता हूं? आर्यन ने मनस्वी से पूछा। बिल्कुल, आप इस जगह पर रह सकते हैं। इसे अपना घर ही समझें। मनस्वी ने आर्यन को इस जगह पर रहने की अनुमति दे दी। आर्यन यहां अपनी पसंद का कुछ भी कर सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने मनस्वी का आभार व्यक्त किया। मनस्वी आर्यन के प्रति बहुत दयालु और मिलनसार थी। आप मेरे यहां रुक सकते हैं। पायल ने आर्यन को अपने घर रहने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। आर्यन ने पायल के प्रस्ताव को मना नहीं किया। वो पायल के यहां ही ठहरेगा। मनस्वी आर्यन और पायल को देखकर मुस्कुराई, जिसके बाद वे दोनों मनस्वी के घर से निकल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां इंसान दिखाई देंगे। मनस्वी को उम्मीद नहीं थी कि इस जगह के पास कोई इंसान आएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव भाग्यशाली था क्योंकि वहां एक इंसान आया था और वो इंसान आर्यन था। मुझे उम्मीद है कि वो अपना मन बदल लेगा और एल्फ गांव जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहां आर्यन वो सब कुछ पा सकता था जो वो चाहता था, यहां तक कि सबसे सुंदर एल्फ जाति को भी। अधिकांश मनुष्य तुरंत एल्फ गांव की तलाश में जाना चुनते हैं। बहुत कम मनुष्य इस तरह के दूर दराज के स्थान पर रहना चाहेंगे। पायल आर्यन को अपने निवास स्थान पर ले गई। पायल का घर बहुत बड़ा नहीं था। ये वो जगह है जहां मैं रहती हूं, पायल ने आर्यन को बताया। तुम्हारे रहने की जगह काफी साफ सुथरी है, आर्यन ने पायल से कहा। हालांकि ये बड़ा नहीं था, फिर भी पायल का निवास बहुत व्यवस्थित था। पायल ने उस जगह को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से सजाया था। अभी भी काफी बिखरा हुआ है, पायल ने आर्यन से कहा। भले ही पायल उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जगह फिर भी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। आर्यन, क्यों न तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? पायल ने आर्यन से कहा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन कहाँ का रहने वाला है। मैं पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह से आया हूँ। फिलहाल मैं गॉड रेल्म में रहता हूँ और एक संप्रदाय में प्रशिक्षण लेता हूँ, आर्यन ने अपने बारे में बताया। उसने पायल को अपने जीवन की कहानी सुनाई। संप्रदाय? पायल को समझ नहीं आया कि आर्यन का क्या मतलब था। एल्फ गांव में संप्रदाय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ केवल गिल्ड होते हैं जिनका काम उन एल्फों को नियंत्रित करना होता है जो रोमांच पर जाना चाहते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। अब वो समझ गया कि एल्फ गांव में कोई संप्रदाय नहीं है। साहसी लोगों के लिए केवल गिल्ड ही जिम्मेदार हैं। आर्यन और पायल ने एक दूसरे को कहानियां सुनाई। आर्यन भी एल्फ गांव के बारे में जानना चाहता था और पायल से इसके बारे में सीखना आसान था। पायल को एल्फ गांव का बुनियादी ज्ञान था, वो कुछ चीज़ों के बारे में जानती थी। जब आर्यन और पायल चर्चा कर रहे थे तभी उन्हें तुरही की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। ये क्या है? आर्यन ने पायल से पूछा। उसने पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। ये अलार्म की आवाज़ है, पायल ने आर्यन से कहा। तुरही की आवाज़ एक खतरे का संकेत था। जब कुछ खतरनाक होता था तभी तुरही बजती थी। पायल तुरंत अपना धनुष उठाकर ये देखने के लिए बाहर भागी कि क्या हो रहा है। अरे जरा रुको! आर्यन भी पायल के पीछे गया जो पहले ही निकल चुकी थी। वो पायल के पास पहुंचा। जब आर्यन बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर बहुत सारी महिला एल्फ थीं जो धनुष लिए लड़ने के लिए तैयार थीं। ये क्या है? किसने हमला किया? आर्यन काफी उत्सुक था कि क्या हुआ, किसने एल्फ पर हमला करने की हिम्मत की थी। आर्यन हवा में उड़ा और उसने ऊपर से हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव की स्थिति देखी। जब आर्यन ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ी मांसल मांसपेशियों वाले छिपकली जैसे राक्षसों का झुंड यहां आ रहा था। इसके अलावा इनके बीच में ऑर्क्स भी थे। क्या ये हमला है? आर्यन ने अनुमान लगाया कि ये एक हमला है। वो पूरी तरह से यकीन था। ये राक्षस तलवारें और गदा लिए हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव की ओर दौड़ रहे थे। सब लोग तैयार हो जाओ,
मनस्वी ने सभी एल्फों को तुरंत फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया। उन्हें पास आ रहे छिपकली राक्षसों और ऑर्क्स को रोकना था। सभी एल्फों ने तुरंत तीरंदाजी की एक बहुत ही व्यवस्थित कतार बनाई। मनस्वी ने सभी एल्फों को चलाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही दुश्मन सीमा के भीतर आएगा, वे हमला शुरू कर देंगे। छिपकली राक्षस और ऑर्क्स करीब आ रहे थे। वे हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव से आधे मील से भी कम दूरी पर थे। प्रहार करो। दुश्मन को रेंज के भीतर देखकर मनस्वी ने सभी तीरंदाजों को निशाना लगाने और सभी दुश्मनों को ढेर करने का आदेश दिया। पायल और सभी एल्फों ने तीर चलाए। उन्होंने पास आ रहे राक्षसों पर हमला किया। हर 10 सेकंड में हजारों तीर छोड़े जा रहे थे। ये तीर छिपकली राक्षसों और ऑर्क्स को लग रहे थे। कुछ राक्षसों के पास ढाल थी, जिससे वे तीर के हमलों से खुद को बचा रहे थे। ऑर्क्स और छिपकली राक्षस अपनी ढालों के पीछे छिप गए और आगे बढ़ते रहे। निशाना साधते रहो, रुकना मत। मनस्वी ने सभी को रुकने से मना किया। उन्हें उन राक्षसों को रोकना था जो गांव पर हमला करना चाहते थे। एल्फ अधिक से अधिक प्रयास कर रहे थे। वे करीब आने वाले राक्षसों से लड़ने के लिए अपना बेस्ट कर रहे थे। मनस्वी भी चुप नहीं बैठी। उसने एक लकड़ी की छड़ी ली जो एक मैजिक स्टाफ जैसी थी। मनस्वी ने तुरंत कुछ मंत्र बुदबुदाया और अपनी गहन ऊर्जा को स्टाफ में डाल दिया। उसके हाथ में मौजूद स्टाफ तुरंत चमक उठा और गांव के पास की जमीन अचानक ऊपर उठ गई और एक मजबूत और ऊंचे किले की दीवार में बदल गई। मनस्वी द्वारा बनाई गई इस दीवार को नष्ट करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। एल्फ दीवार पर चढ़ गए और दीवार के पीछे से दुश्मनों पर तीर चलाने लगे। ऑर्क्स रुक गए। उन्होंने मनस्वी द्वारा बनाई गई दीवार को नष्ट करने के लिए अपनी गदा और बड़ी तलवारें चलानी शुरू कर दी। ऑर्क्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने केवल एक प्रहार से दीवार में दरारें डाल दी। वहीं छिपकली राक्षसों ने उन पर चलाए गए तीरों को हवा में ही काटकर उनकी मदद की। इनकी बुद्धिमत्ता काफी अधिक है। ऑर्क्स और छिपकली राक्षसों के वॉर कल्चर को देखकर आर्यन ने निष्कर्ष निकाला कि इन ऑर्क्स के पास दिमाग भी है। गांव के मुखिया की दीवार हमले का सामना करने में असमर्थ है। अब हम क्या करें? कुछ एल्फ घबराने लगे। मनस्वी की मजबूत दीवार ऑर्क्स के विशाल गदाओं के प्रहार को नहीं सह पा रही थी। जल्दी पीछे हटो, मनस्वी ने आदेश दिया। उसने तुरंत पीछे हटने का निर्देश दिया। सभी एल्फ दीवार से नीचे उतर आए और पीछे की ओर भागने लगे। धमाका! मनस्वी द्वारा बनाई गई दीवार ढह गई। वो ऑर्क्स के निरंतर प्रहारों को सहने में असमर्थ थी। जो ऑर्क्स दीवार फाड़ने में सफल रहे, उन्होंने तुरंत एल्फों का पीछा किया और अपने पास रहे एल्फों को पकड़ लिया। आह! एल्फ चिल्लाए जब उन्हें ऑर्क्स ने दबोच लिया। वे खुद को ऑर्क्स की मजबूत पकड़ से मुक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जल्दी बचाओ! एल्फों ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने पकड़े गए एल्फों को छुड़ाने के लिए अपना बेस्ट किया। अध्याय 1690। आर्यन ने संकट में फंसे एल्फ को बचाया। हमारी मदद करो। जो एल्फ पकड़े गए थे उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उन्होंने वहां मौजूद सभी एल्फों से सहायता मांगी। हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव के एल्फ बहुत मजबूत नहीं हैं। सबसे शक्तिशाली केवल मनस्वी है, जबकि अन्य के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। वे खतरे में हैं। आर्यन ने देखा कि हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव के एल्फ मुसीबत में थे। उन्हें ऑक्स ने पकड़ लिया था। यहां तक कि पायल को भी ऑक्स के हमलों से बचना पड़ा और खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। मनस्वी ने कुछ जमीनी तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश की जो दुश्मन से लड़ने के लिए काफी मजबूत थीं। दुर्भाग्य से उसकी तकनीक का ऑक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मनस्वी के हमलों से केवल छिपकली राक्षस बाहर हुए। क्या करें? हमारी शक्ति उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मनस्वी उलझन में थी कि वर्तमान स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। आर्यन चुप नहीं रह सका। स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। उसे सब कुछ बचाने के लिए कार्रवाई करनी ही थी। आर्यन बीच में आया। उसने आगे बढ़कर ऑक्स और छिपकली राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्होंने एल्फों को पकड़ा था। धड़ाम 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 धड़ाम! आर्यन का एक ही प्रहार हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव पर हमला करने वाले राक्षसों को उड़ा देने और उनकी हड्डियों को चूर चूर करने के लिए काफी था। ये कौन है? कुछ एल्फ अभी भी नहीं जानते कि आर्यन कौन है। वे हैरान थे कि कौन लड़ रहा है। आर्यन, उन सबको हरा दो! आर्यन को प्रकट होते देख पायल ने तुरंत आर्यन का उत्साह बढ़ाया। पायल, क्या तुम इसे जानती हो? अन्य एल्फों ने पायल से पूछा कि वो कौन था जो लड़ रहा था। वो आर्यन है, वो इंसान है, पायल ने सभी एल्फों से कहा। कुछ एल्फ ये सुनकर चौंक गए। वे पायल की बात सुनकर हैरान थे। वो एक इंसान है? कुछ एल्फों को पायल की बात पर यकीन नहीं हुआ और सटीक रूप से कहें तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन एक इंसान है। तुम देख रहे हो, उसके पास काफी क्षमता है। पायल ने कहा कि आर्यन के पास बहुत महान शक्ति थी। क्या ये सच है? यहाँ के एल्फों को पायल की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम देखोगे, पायल ने सभी से कहा। आर्यन निश्चित रूप से अपनी महान क्षमता दिखाएगा। सभी एल्फों ने आर्यन को देखा जो लड़ रहा था। आर्यन को मौजूद सभी ऑक्स से लड़ने के लिए केवल शारीरिक हमले की आवश्यकता थी। आर्यन ने ऑक्स और छिपकली के हथियारों और ढालों को चकनाचूर कर दिया। आर्यन के हमले ने ऑर्क की ढालों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। सभी राक्षस दर्द से चिल्लाए। वे आर्यन के हमले से दर्द में चीख रहे थे, जो बहुत शक्तिशाली था। आर्यन ने मौजूद सभी राक्षसों को मार डाला।
आर्यन के हमले ने ऑर्क और छिपकली के आंतरिक शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। आर्यन ने सभी राक्षसों का सफाया कर दिया था। उन सभी को आर्यन द्वारा खत्म कर दिया गया था। बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव के एल्फ खुशी से झूम उठे। उन्होंने आर्यन के लिए जयकारा किया, जिसने युद्ध जीता था। तुम महान हो, तुम इतने सारे राक्षसों को इतनी आसानी से हरा सकते हो। पायल आर्यन के पास आई और उसने आर्यन से कहा, जो इतनी आसानी से इतने सारे राक्षसों को हराने में सक्षम था। ये तो सामान्य है, आर्यन ने पायल से कहा। आर्यन ने अपनी शक्ति छिपाने की कोशिश की। बेहतर था कि आर्यन की शक्ति को बहुत ज्यादा उजागर ना किया जाए। पायल के बाद कई एल्फ आर्यन के करीब आए। वे अपना आभार व्यक्त करने के लिए पास आए। इस जगह के एल्फ बहुत मिलनसार थे। उन सभी ने आर्यन को धन्यवाद दिया। शांत हो जाइए देवियों, आर्यन ने सभी एल्फों को शांत होने के लिए कहा। वे सभी आर्यन के प्रति काफी आक्रामक लग रही थीं। यहाँ के सभी एल्फ का शरीर बहुत ही आकर्षक था। जाहिर है, जब वे करीब आए तो वे आर्यन के शरीर से टकरा रहे थे। वे जो कर रहे थे उसके प्रति सचेत नहीं थे। वे सभी बस आर्यन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे। मास्टर आर्यन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनस्वी ने आर्यन को धन्यवाद दिया। वो ऑक्स से लड़ने में मदद करने के लिए आर्यन की बहुत आभारी थी। आपका स्वागत है। आर्यन मनस्वी को देखकर मुस्कुराया। आर्यन ने मदद इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस जगह की सुंदर महिलाओं के साथ कुछ बुरा हो। क्या वे अक्सर हमला करते हैं? आर्यन ने मनस्वी से पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या ऑक्स अक्सर हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव पर हमला करते हैं। हाँ, वे कभी कभी आते हैं, और जब वे आते हैं तो वे हमारे कुछ दोस्तों का अपहरण कर लेते हैं, मनस्वी ने यह कहते हुए उदास स्वर में बताया। ऑक्स की शक्ति काफी थी और वे इस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ थे। ओह, मैं समझ गया। आर्यन समस्या समझ गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के निवासियों को ऑक्स और छिपकली राक्षसों के साथ समस्या हो रही थी। लेकिन आप यहाँ हैं, इसीलिए हम फिलहाल बहुत सुरक्षित रहेंगे और बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन को एक अच्छा समाधान सोचना था ताकि वे आर्यन की मदद के बिना खुद इस समस्या से निपट सकें। क्यों ना मैं इन्हें लड़ना सिखाऊं? आर्यन ने यहाँ के एल्फों को लड़ना सिखाने का फैसला किया ताकि वे अपनी रक्षा खुद कर सकें। मैं इस जगह पर हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए क्यों ना मैं आपको सिखाऊं कि दुश्मन के खिलाफ कैसे लड़ना है। क्या आप ये चाहते हैं या नहीं? आर्यन ने सभी एल्फों से पूछा। बेशक हम चाहते हैं, सभी एल्फों ने सिर हिलाया। वे सभी आर्यन से प्रशिक्षण लेना चाहते थे। वे आर्यन की तरह मजबूत बनना चाहते थे। कितना महान उत्साह है! एल्फों द्वारा दिखाए गए उत्साह को देखकर आर्यन खुश हुआ। उनका उत्साह बहुत बड़ा था। ठीक है, देखते हैं आपकी क्षमताएं क्या है, आर्यन ने एल्फों से पूछा। वो जानना चाहता था कि उनके पास क्या क्षमताएं हैं। उन्हें प्रशिक्षित करने से पहले आर्यन उन कौशलों को जानना चाहता था जो वे कर सकते हैं। हम तीरंदाजी में काफी अच्छे हैं, एल्फ ने आर्यन से कहा। हैप्पीनेस फॉरेस्ट गांव के लगभग सभी एल्फ तीरंदाजी एक्सपर्ट थे। तो आप तीरंदाज हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। अब वो जान गया था कि सभी एल्फ तीरंदाजी में अच्छे हैं। फिर आर्यन को केवल उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता थी। वो उन सभी को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, मेरे साथ चलो, आर्यन ने सभी एल्फों से कहा। सभी एल्फ आर्यन के पीछे हो लिए। वे सभी प्रशिक्षण मैदान की ओर आर्यन के पीछे चले गए। आर्यन ने पहले ही मनस्वी से अनुमति ले ली थी, इसलिए वो जो चाहे कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी क्षमताएं देखना चाहता हूं। तुम वहां के लक्ष्यों पर निशाना लगाओ। आर्यन ने 1 मील की दूरी पर एक लक्ष्य बनाया। वो देखना चाहता था कि इस जगह के एल्फ की क्षमता कैसी है। कई एल्फों ने इसे आजमाया। उन्होंने उस लक्ष्य पर निशाना साधने की कोशिश की जो आर्यन ने निर्धारित किया था। एल्फ अपने लक्ष्यों पर तीर चलाने लगे। उनमें से कुछ काफी दूर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साधने में चूक गए। उनकी एक्यूरेसी रेट लगभग 80% है। आर्यन ने एल्फ की एक्यूरेसी रेट का विश्लेषण किया। वहीं जब आर्यन 5 मील की दूरी पर गया तो उनकी एक्यूरेसी रेट केवल 60% रह गई। 80% काफी अच्छा था। बस आर्यन चाहता था कि वे अपनी क्षमताओं को 100% तक बढ़ाएं, भले ही दूरी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी क्षमताएं देख ली हैं। अब और गंभीरता से प्रशिक्षण लेने का समय आ गया है, आर्यन ने सभी एल्फों से कहा। वो उन सभी को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से प्रशिक्षित करेगा।